नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज मेरे साथ एक खास मेहमान निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के ईडी एंड सीईओ मिस्टर संदीप सिक्का जी। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंकज जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। संदीप जी, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की बात करें तो इन्वेस्टर्स के वेल्थ क्रिएशन में बहुत हेल्पफुल रहा है, क्योंकि वन ऑफ द टॉप म्यूचुअल फंड हाउस है इंडिया का। और इंडस्ट्री ने भी बहुत ग्रो किया है पिछले कुछ सालों में। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, चैलेंजेस जो भी आपने फेस किए हों, क्योंकि इंडस्ट्री इवॉल्व हुई है, तो उसमें किस तरह के चैलेंजेस थे और आगे आने वाले समय में आप किस तरह की उम्मीद करते हैं इस इंडस्ट्री को लेकर। पंकज जी, आपने सही बोला, ये इंडस्ट्री बहुत इवॉल्व हुई है। आज मुझे भी इस इंडस्ट्री में 20 साल हो गए। 20 साल पहले जब हम आए थे, मुझे याद है उस टाइम मेरे फादर रिटायर हुए थे गवर्नमेंट सर्विस से। तो मैंने जब उनका पैसा म्यूचुअल फंड में लगवाया तो मुझे किसी ने बोला कि अपने घर वालों का पैसा इसी जगह क्यों लगा रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड तो रिस्की होते हैं। ये वो टाइम था। और आज ऐसा अच्छा लगता है कि आज के दिन में कोई एक नॉर्मल आदमी रिटायर होता है, सबसे पहले उसका ये रिक्वेस्ट आती है, बताइए हमें कहाँ म्यूचुअल फंड में लगाना है। तो इंडस्ट्री बहुत इवॉल्व हुई है। और ये इंडस्ट्री जो पहले बहुत ही बड़े शहरों की, बॉम्बे, दिल्ली के खाली इसमें काम होता था, आज हमें, बिकॉज आज हम निप्पॉन, हमारा काम, मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स हमारे छोटे छोटे शहरों से आते हैं। हमें देख के बहुत अच्छा लगता है कि आज अब छोटे शहर में जाके म्यूचुअल फंड का समझाना नहीं पड़ता। आज इन्वेस्टर्स समझते हैं कि आज उनको लॉन्ग टर्म अगर अपनी वेल्थ क्रिएशन करनी है, कोई गोल्स के बारे में प्लानिंग करनी है, तो उनको म्यूचुअल फंड्स के थ्रू होगा। तो ये इंडस्ट्री बहुत इवॉल्व हुई है, बहुत चैलेंजेस भी आए हैं। और मैं पूरा क्रेडिट देना चाहूँगा पूरे हज़ारों and लाखों एडवाइज़र्स। आज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने जितनी जो भी ग्रोथ है, आज ये एडवाइज़र्स की वजह से हुई है, बिकॉज उन्होंने छोटे छोटे निवेशकों के पास जाके समझाया। आज बहुत आसान है बोलना ये बात कि म्यूचुअल फंड सबको मालूम है, लेकिन ऐसा भी टाइम था कुछ ज़्यादा पहले, 10 साल पहले तक म्यूचुअल फंड इतना ईजी नहीं था। आज हर पेपर के फ्रंट पेज पे हर रोज़ की स्टोरी एक म्यूचुअल फंड की होती है, लेकिन कभी कभी पहले था कि 10 दिन में एक बार भी म्यूचुअल फंड का नाम नहीं आता था। तो बहुत अच्छी इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी पंकज जी, आज भी हम देखें, आज इंडिया की आबादी 140 करोड़ है। टोटल नंबर ऑफ़ यूनिक इन्वेस्टर जो हैं वो 4 करोड़ से कम है। सो आज हमें लगता है कि अभी ये बहुत आगे तक जाएगा। सो आज पीछे अभी हमारा एम्फी का कोई इवेंट था, वहाँ पे मैडम चेयरमैन, सेबी चेयरमैन ने भी बोला कि आज कोई ऐसा, आज 40 करोड़ की इंडस्ट्री है, ये 100 करोड़ पे जाएगी। और सामने से आज जो निवेशक हैं 4 करोड़ हैं, वो भी 10 करोड़ होने में टाइम नहीं लगेगा। तो ये अभी तो ये स्टार्टिंग है। बट इसमें आई थिंक हमें सबको ये भी ख्याल रखना है कि ये इंडस्ट्री में निवेशक जब हमारे को पैसा देते हैं म्यूचुअल फंड्स को, चाहे निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड या किसी, वो भरोसा बहुत करते हैं हमारे पे। और हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है कि हम उनके पैसे को ग्रो करें। संदीप जी, मैं कई बार मिला हूँ आपसे, जब भी बात होती है और आज भी बात हो रही है, आप बहुत पैशनेट हैं मतलब म्यूचुअल फंड को लेकर। आपने एक बात कही अभी कि छोटे शहरों में आप बहुत फोकस्ड हैं, बिकॉज अक्सर ऐसा मतलब देखा ही जाता है कि म्यूचुअल फंड बड़े शहरों में इन्वेस्टर्स ज़्यादा हैं और इन्वेस्ट करते हैं। छोटे शहरों में अभी भी जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया जाता है। पर आपने कहा कि आपका फोकस काफ़ी है, तो अभी भी, क्योंकि ये तो फैक्ट है कि हम वो T30, B30 की इसलिए बात भी कर रहे हैं, बट किस तरह की प्लानिंग आपकी है और क्या किस तरह से, मतलब इन्वेस्टर एजुकेशन की हम बात करें, अवेयरनेस को लेकर बात करें, तो किस तरह का काम आप कर रहे हैं उस पर? पंकज जी, जैसे हमने पहले बात करी, पहले क्या होता था, ये म्यूचुअल फ़ंड के बारे में किसी को जाकर समझाना पड़ता था। आज ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने पिछले 20-25 साल में इतना वेल्थ क्रिएट करा है इन्वेस्टर्स के लिए, आज निवेशकों के लिए भी हो गया कि ये एक ऐसा ऑप्शन है, इनको इग्नोर नहीं करा जा सकता। उसके बावजूद भी ऐसा भी है कि ये बात सही है कि अभी हर आदमी को, हर निवेशक को इसके बारे में मालूम नहीं है। आज छोटे गांव शहर के अंदर निवेशक जो लगाते हैं, बैंक्स में लगाते हैं, बाकी कई जगह, एंड खाली ये तो बैंक में लगाना तो तब भी ठीक है, अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड के अंदर चिट फंड, पेंजी स्कीम, आज के दिन में पैसा लगता है। आज हमने निवेशकों की बात करी, आज 4 करोड़ निवेशक हमारे पास हैं। आज जो ऑनलाइन गैमलिंग साइट्स हैं, जो क्रिकेट की गैमलिंग साइट्स होती हैं, उसके ऊपर 15 करोड़ लगाते हैं हो रहा है। सो कहने का मतलब ये सब हमें देख के लगता है कि कोई भी चीज़ जो इन्वेस्टर के लिए अच्छी होती है, अल्टीमेटली इन्वेस्टर अपने आप उसके पास आ जाता है। और इन्वेस्टर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आज एम्फी हो, आज हमारे जो जितने 40 से 45 बाकी म्यूचुअल फंड्स और हम अपना खुद एज निप्पॉन बहुत काम कर रहे हैं। हर रोज़ हर दिन हमारे 3 से 5 किसी न किसी जगह फिजिकल प्रोग्राम चल रहे होते हैं, कहीं अपना रेगुलरली ऑनलाइन चलता है। सो ये तो लर्निंग तो एक ऐसी है, एजुकेशन एक कंटिन्यूस थिंग, ऐसा नहीं है कि एक ही बारी की बात है, लेकिन ये चलता रहेगा। खाली एजुकेशन खाली नया आदमी लाने के लिए नहीं है, जो निवेशक आ भी गया उसको भी एजुकेट करना पड़ता है, बिकॉज अब हमने देखा है मार्केट के अंदर काफ़ी बार क्या होता है, उतार चढ़ाव होता है।
तो उससे क्या हो जाता है, निवेशक घबरा जाता है कि आज मार्केट थोड़ी नीचे गिर गई या अंडर परफॉर्मेंस हो गई। क्योंकि इसमें कभी कभी तो क्या होता है, सबसे बड़ा जो हमारा इन्वेस्टर एजुकेशन के 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट तो ये है कि इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड में क्यों आना चाहिए, बिल्कुल। दूसरा पार्ट है म्यूचुअल फंड में आने के बाद उसको अपना कैसे पेशेंस रखना है, बिकॉज ये तो मार्केट में है, मार्केट तो ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। क्योंकि कभी कभी इतना कुछ मीडिया में होता है, इतना कुछ इंटरनेट पे होता है, आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि आज इसकी फ़ंड की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं तो यहाँ चले जाओ। ये तो एक इसमें पेशेंस रखनी है। अगर हमारा गोल है, आपने चर्च गेट से चढ़े, आपको अंधेरी जाना है, तो अंधेरी से पहले आप उतरोगे, आप ही का नुकसान है। आपको वहाँ तक बैठे ही रहना पड़ेगा। कभी कभी स्लो होगी ट्रेन, कभी फास्ट होगी, लेकिन आप अल्टीमेटली अपने गोल तक पहुँच जाएंगे। आपने भी एक बहुत अच्छी बात कही, मैं सवाल से पूछने वाला था पर फिर भी रिपीट करूँगा अपने सवाल को। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के पास कुछ पायनर स्कीम्स हैं अपनी कैटेगरी की। हम अगर बात करें इवन निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, निप्पॉन इंडिया विजन फंड, तो मतलब बहुत ही पुराने फंड हैं। और एनएवी देखिए आज कि 10 रुपीज़ की एनएवी 2000 को क्रॉस कर गई। लेकिन जैसा आपने एग्जांपल दिया कि इन्वेस्टर्स शायद बहुत सारे होंगे जो स्टार्ट तो किया होगा 10 रुपये में, 15 रुपये में, लेकिन वो 2000 तक बहुत कम ही रहे होंगे जो रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसा अक्सर होता है कि इन्वेस्टर्स बीच बीच में कई बार तो ज़रूरत भी होती है, गोल अचीव हो गया और एग्जिट कर जाते हैं, लेकिन कई बार कुछ और कारणों से भी बीच में निकल जाते हैं। तो इसको लेकर मैं थोड़ा सा और आपसे चाहूँगा कि इसको और एक्सप्लेन कीजिए कि इन्वेस्टर्स वेल्थ क्रिएट कई बार क्यों नहीं कर पाते हैं, जबकि जो फंड है वो अच्छा परफॉर्म करता है, वो ग्रो करता है, इंडस्ट्री ग्रो करती है, लेकिन इन्वेस्टर्स थोड़ी सी अपने बायसेस की वजह से कह सकते हैं कि वेल्थ क्रिएशन से रह जाते हैं। पंकज जी, आपने ये बहुत सही एग्जांपल लिया। आज ग्रोथ फंड है, इंडिया का एक फ्लैगशिप फंड है कि आज के 10 रुपये की एनएवी 2000 रुपये की एनएवी हो गई। एंड लेकिन हमें बहुत खुशी होती है इतनी वेल्थ क्रिएट करी, और हमें बहुत दुख भी होता है कि ये पूरी जर्नी के अंदर खाली 10 से 15 हज़ार लोग ही थे, बाकी लोग आए गए चलता रहा। तो आई थिंक ये बड़ा आपने सही सवाल पूछा कि आज इन्वेस्टर्स को क्या देखना चाहिए। से अल्टीमेटली जब आप म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, आप कोई गोल की वजह से लगाते हैं, आपने क्यों लगा रहे हैं, आपने घर लेना, आपने एजुकेशन करानी, बच्चे की शादी करानी, कुछ करनी है। अगर आपने उस चीज़ के लिए लगाया, आपको वो टाइम आ जाता है, आपको पैसा निकालना, आप निकालिए। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो निवेशक करते हैं कि आज के दिन में मार्केट ऊपर गई नीचे गई, वो या देखा कि 10 म्यूचुअल फंड के अंदर ये म्यूचुअल फंड अच्छा कर रहा है तो आपने चेंज करके दूसरे आप परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं। हमने ये देखा है कि आज मैं अपनी पर्सनल बात करता हूँ, मैंने आज जिस फंड में लगाया मैंने कभी पैसा निकालता नहीं हूँ उसमें से। दी ऑब्जेक्टिव यही है कि एक गोल के लिए करा गया है। अगर वो मेरी डॉटर की एजुकेशन के लिए है तो डॉटर की एजुकेशन के लिए है, और हर टाइम पे कभी 3 ये फंड अच्छे चलेंगे, कभी कोई और फंड अच्छा चलेगा, ये चलता रहेगा। और कभी क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा, कभी मार्केट नीचे जाएगा। खाली लॉन्ग टर्म का एम है, अगर वेल्थ क्रिएशन का एक ही तरीका है, आपको पेशेंस होनी चाहिए आप में, नंबर 1। और नंबर 2, जो लेज़ी इन्वेस्टर होता है, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा रिटर्न बनाता है। हमने क्या देखा है पंकज जी, जितने हमने अपना डेटा देखा, आज हमारे पास 2 करोड़ इन्वेस्टर, इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर बेस हमारे पास है। हमने एक एनालिसिस करा कि जो इन्वेस्टर्स जो सबसे लेजी इन्वेस्टर होते हैं, लेजी कभी कभी गंदा वर्ड माना जाता है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन के फायदेमंद होता है। जिसने लगाया और भूल गया, आई थिंक अल्टीमेटली उसी ने पैसा बनाया। जिसने लगाया और जाके हर रोज सुबह अखबार देखी क्या मार्केट कैसे लग रहा है, यूएस के अंदर क्या होगा, अब सरकार का क्या होगा, इलेक्शन में क्या होगा, आज बजट में क्या आएगा, ये सब देखने में अच्छा लगता है। लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन होगी, जितनी इन्फॉर्मेशन होने की वजह से क्या होता है, आपको एक टेंडेंसी हो जाती है कि आप कोई एक्शन ले लेते हैं, और वो एक्शन अक्सर गलत होता है। आप 2 एक्शन लेंगे, या तो मार्केट टाइम करने की कोशिश करेंगे, उसका भी आज तक कोई मार्केट टाइम करके किसी ने पैसा नहीं बनाया, या दूसरा आप घबरा के आप कोई गलत काम करेंगे, या कहेंगे आप इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर देंगे या सिप को रोक देंगे, उसमें भी दोनों साइड आपका नुकसान है। सो हमारी ये थिंकिंग ये है कि जो हमारा एनालिसिस है, लेजी इन्वेस्टर इज़ द बेस्ट इन्वेस्टर। आई थिंक वो सबसे ज़्यादा पैसा बनाता है। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली इमोशनल बायसेस जो है ना, हर बार ऐसा लगता है कि पिछली बार जब मार्केट गिरा था, अगर उस वक्त मैंने इन्वेस्ट किया होता इतना पैसा बना होता, बट जिस टाइम गिर रहा होता है उस टाइम फिर घबरा जाते हैं और डिसीजन गलत हो जाता है। और एसआईपी तक इन्वेस्टर्स कई बार रोक देते हैं, जो कि मेरे हिसाब से एसआईपी का तो पर्पज़ ही है कि मार्केट नीचे आए तो आपको फ़ायदा होगा, ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगी, बट ऐसा हमेशा देखा गया है। तो एनीवे खैर, आपने कहा कि इन्वेस्टर एजुकेशन में काफ़ी काम कर रहे हैं, और वैसे मैं तो मतलब यहाँ पर अभी फॉर्मली बात कर रहा हूँ, बट हम लोग कई बार इस बात पर चर्चा कर ही चुके हैं कि इन्वेस्टर एजुकेशन को लेकर आप काफ़ी फोकस्ड हैं। अच्छा, एक बात और जानना चाहूँगा आपसे कि ये बात आजकल काफ़ी हो रही है कि एक्टिवली मैनेज फंड्स वर्सेस पैसिव इन्वेस्टमेंट,
और कभी कभी ऐसा होता भी है कि किसी कैटेगरी में पर्टिकुलरली या कुछ समय में जो एक्टिवली मैनेज फंड्स हैं वो बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते हैं। बट पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि फ़ंड मैनेजर्स की कोशिश तो यही होती है कि वो बेंचमार्क को बीट करें। भले ही आप अगर देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में किसी पर्टिकुलर टाइम में तो बेंचमार्क को बीट नहीं भी कर पाए हो, बट बीच बीच में अगर देखेंगे साइकिल वाइज तो काफ़ी आउट परफॉर्म किया होता है। बट एज अ फंड हाउस मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी इस पर क्या सोच है इस चीज़ को लेकर। क्या आपको ऐसा लगता है कि इंडिया में आने वाले समय में ज़्यादा इन्वेस्टर्स पैसिव इन्वेस्टिंग को प्रायोरिटी देंगे? क्या ऐसा हो सकता है? तो इस पर थोड़ा सा आपके व्यूज़। पंकज जी, हमारे पास काफ़ी बड़ा पैसिव का पोर्टफोलियो है एंड आज पैसिव के अंदर जो ETF में आज इंडिया में जितने इन्वेस्टर्स हैं 60% ऑफ द इन्वेस्टर्स आज निपॉन के पास हैं। ओके, आई थिंक हमारा इस पे व्यू ये है कि आज एज ए मैन्युफैक्चरर हम कुछ नहीं डिसाइड कर सकते कि इन्वेस्टर के लिए क्या अच्छा है। हर इन्वेस्टर अलग है। जो कोई इन्वेस्टर एक्टिव में जाना चाहेगा, हमारी ड्यूटी है उसको बेस्ट एक्टिव फंड देना, और कई इन्वेस्टर्स पैसिव में जाना चाहेंगे, हमारी ड्यूटी है उनको बेस्ट पैसिव फंड देना और उनको एजुकेट करना। खाली पैसिव फंड ETF खाली क्या होता है कभी कभी, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा एजुकेशन इशू है। लोग सोचते हैं कि ETF इज़ ओनली अबाउट लोअर एक्सपेंस। ETF में हमें लिक्विडिटी क्रिएट करनी होती है ताकि जब उनको पैसा निकालना हो वो पैसा निकले, और सबसे बड़ी बात है उसका कोई इम्पैक्ट कॉस्ट नहीं आए। सो हमारा एज अ फंड हाउस हम ये बिलीव करते हैं दोनों एक्टिव एंड पैसिव का बहुत बड़ा आगे चल के रोल होगा। इट इज़ नेवर गोइंग टू बी एक्टिव वर्सेस पैसिव, इट विल बी एक्टिव एंड पैसिव। ऐसा भी हमने देखा है, काफ़ी अपने पोर्टफोलियोज देखे हैं जहाँ पे इन्वेस्टर का 70% एक्टिव में 30% पैसिव में डाला हुआ है और वाइस वर्सा। सो ये जो डिबेट मुझे लगता है ये डिबेट थोड़ी सी अनवारंटेड है कि दिस और दैट। ये इन्वेस्टर्स को चूज़ करना है और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल है गोइंग टू बी एडवाइजर्स का। एडवाइजर्स इन्वेस्टर्स को एडवाइस करेंगे कि उनको क्या पोर्टफोलियो में चाहिए। बट बिटवीन द टू हमने एक और चीज़ ट्रेंड देखी है आज दुनिया भर में, जो पैसे फंड्स हैं, पैसिव फंड्स जो होते हैं, जो मेन इंडस्ट्रीज होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे हो गया निफ्टी, सेंसेक्स हो गया, 80 to 90% पैसा वहाँ आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो पैसिव वाला जो होगा थोड़ा सा एक्टिव वर्सेस पैसिव वो डिबेट अगर हो सकती है वो खाली लार्ज कैप में ही हो सकती है, लेकिन स्मॉल कैप में वो नहीं हो सकती। स्मॉल कैप में एक्टिव विल ऑलवेज आउटबीट द बेंचमार्क। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं वर्सेस द फुल इंडेक्स। बट अभी तो फैक्टर इन्वेस्टिंग और लो बीटा और बहुत सारी चॉइसेस हो गई हैं इन्वेस्टर्स के पास। बट जैसा आपने कहा कि ये डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट क्या है और किस गोल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, बट दोनों के लिए जगह है। तो पंकज जी, हमने एज ए फंड हाउस हमारा डिसीजन ये है कि आज हम एक्टिव में भी लॉन्च करेंगे, पैसिव में करेंगे, लेकिन ऐसा कोई फंड नहीं लॉन्च करेंगे जिसको हमें एक्सप्लेन करना मुश्किल हो। कभी कभी ये जो होते हैं फैक्टर, ये काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं, काफ़ी हैवी वर्ड्स हैं, इंडस्ट्री के अंदर भी फैशनेबल वर्ड्स हैं, ये सब चीज़ें। लेकिन हमारा थॉट प्रोसेस ये है, जो हम इन्वेस्टर को अगर हम 4 लाइन में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हमें ऐसा कोई फंड ही लेकर आना, बिकॉज उसमें क्या होता है कि एक गैप हो जाता है। आज हमारा थॉट प्रोसेस है, इन्वेस्टर को समझ नहीं पाता, इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन कुछ और है जो हम समझ नहीं पाते, और अल्टीमेटली क्या होता है इसकी वजह से एक गैप रह जाता है। सो हमारे एक थॉट प्रोसेस है कि हमने जितने हमारे फंड्स हैं दे आर द मोस्ट सिंपल फंड्स। हम जितने नए फंड्स भी लॉन्च करेंगे, हमारे मल्टीपल बिजनेसेस हैं, हमारे AIF है, हमारे PMS है, वहाँ पे हम सारे ऐसे फंड्स करेंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर सिंपल प्रोडक्ट जो 2 लाइन में हम समझा पाएँ किसी को, चाहे वो आदमी फाइनेंशियली सेवी हो या ना हो, अगर हम 2 लाइन में नहीं समझा पाते हम ऐसा फंड लॉन्च करेंगे। तो कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट होना ही चाहिए, बहुत सिंपल प्रोडक्ट। वेरी नाइस थॉट। सिंप्लिसिटी बड़ी बोरिंग होती है, लेकिन अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में वही रिटर्न देती है। ऐसे ही कोई नहीं बनता है टॉप फंड। डेफिनेटली आई एग्री विद यू। एंड तभी आप इंडिया के टॉप फंड मैनेजर्स, टॉप फंड हाउसेस में से एक हैं डेफिनेटली। और वैसे भी मतलब इस फंड हाउस की बात नहीं है, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, इतने सारे फंड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैं तो हमेशा निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड की जब NAV देखता हूँ, हालांकि कई बार थोड़ा सा वो भी एक अंडरस्टैंडिंग की कमी है कि इन्वेस्टर्स ये देखकर कि NAV बहुत ज़्यादा हो गई है, इन्वेस्टमेंट करने से घबराते हैं। इन्वेस्टर्स को लगता है, मैं कई बार इस पर चर्चा कर चुका हूँ वीडियोज़ में, कई प्रोग्राम्स में, कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि NAV कम है या ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो कितने % से ग्रो होने की इसमें गुंजाइश है, वो इंपॉर्टेंट है, और कितनी हो सकती है, पोटेंशियल क्या है। बट ऐसा कई बार होता है कि जब 2000 की NAV 2200 की NAV देखते हैं तो इन्वेस्टर सोचता है कि अब ये महंगा है,
मतलब वो शेयर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इस चीज़ को, मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन ये बात कई बार इन्वेस्टर्स के मन में रहती है कि महंगी एनएवी है, जबकि आप परफॉर्मेंस देखेंगे निपॉन इंडिया फंड की वर्सेस ऐसे फंड्स जिनकी एनएवी 10 रुपये रही हो, तो कहीं भी आप प्रूव कर सकते हैं कि फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उन स्कीम्स को आउट परफॉर्म किया है। बट इन्वेस्टर्स थोड़ा सा अनअवेयरनेस की वजह से ये बात कई बार सोचते हैं। तो नहीं, आपकी सही बात है। ये निपॉन ग्रोथ फंड हो गया, निपॉन स्मॉल कैप फंड हो गया, इनकी काफ़ी एनएवी बढ़ी है। तो मैं तो इसको एनएवी को आप इसको पॉजिटिव वे में देखिए, आज के दिन में कितनी वेल्थ क्रिएट करी है। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद भी मैं ये इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना चाहूँगा, एब्सोल्यूट एनएवी का कोई मायना नहीं होता। बिकॉज आज आप जब लगा रहे हैं, अगर आपको चाहे 10 रुपये की एनएवी पे लगाएंगे, अगर आपका रिटर्न 10% आएगा तो 11 बन जाएगी। 2000 रुपये की एनएवी पे लगाएंगे, 10% बढ़ेगा तो 2200 की हो जाएगी वो। सो इसमें परसेंटेज का गेम है, इसमें एब्सोल्यूट नंबर की कोई वैल्यू नहीं है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने देखा है निवेशक अब काफ़ी आगे से बेटर हो रहे हैं, थोड़ा समझ रहे हैं, बट ये अक्सर आता है वो कि ये महंगा है, लेकिन ये धीरे धीरे। मैंने तो एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर, तो मैंने उसको मतलब निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड का एग्जांपल लिया उसके अंदर कि अगर 10 रुपये की एनएवी ये हो गई है, और अगर आप आज भी इन्वेस्ट कर रहे हो, या आपने 2000 में इन्वेस्ट किया हो, 1500 पे किया हो, उस वक्त पर दूसरे फंड की एनएवी क्या थी, बट आप रिटर्न्स देखें ना, आपने कितनी वेल्थ क्रिएट की, आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया तो आपका कितना पैसा बना, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्योंकि थोड़ा सा ये बात तो होती ही है, बट आप देखिए पॉजिटिव जो सेंस में आप बात कर रहे थे कि 10 रुपये की एनएवी अगर 2200 रुपये हो गई, आप सोचिए कितनी वेल्थ क्रिएट हुई इन्वेस्टर्स के लिए। इसको यादी एनएवी का मैं एक ही खाली कहूँगा, अगर आपको देखना है, ये ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है। आप ये नहीं देखिए वो महंगा है, आप ये देखिए जब इतनी जर्नी उसने कवर कर ली, आज जो ट्रैक रिकॉर्ड अल्टीमेटली एक है आगे के फ्यूचर का वायदा और एक है पीछे ट्रैक रिकॉर्ड, और दोनों चीज़ों को आप इसको अलग अलग देखिए। ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन 2200 का 2000 का मतलब वो महंगा नहीं हुआ। 2000 का मतलब ये है कि ट्रैक रिकॉर्ड क्रिएट हुआ, लेकिन रिटर्न 10% आने के लिए 200 ही बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा संदीप जी, एक बात जानना चाहूँगा, जब फंड हाउस, क्योंकि आजकल रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग की बात होती है, ESG की बात होती है, तो एज ए फंड हाउस आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस को कितनी इंपॉर्टेंट देते हैं, और इसका क्या इम्पैक्ट होता है आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पर? एज अ कंपनी, मैं पहले कंपनी से स्टार्ट करता हूँ। आई थिंक ओवरऑल एज अ कंपनी हमने अपना ये एक डिसीजन लिया है कि जबकि इंडिया ने तो लिया है कार्बन न्यूट्रल बाय 2070, हमने एज अ कंपनी बाय 2050, हमारी पेरेंट कंपनी निपॉन लाइफ जापान एक वन ऑफ द बिगेस्ट एडवोकेटर्स ऑफ ESG का है, एंड हमने काफ़ी ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं। मैं फंड पे तो बाद में आता हूँ। कंपनी के अंदर जब ट्रैवल करना है तो कैसे ट्रैवल करना है, कितने एमिशन नॉर्म्स कितने होने चाहिए, काफ़ी ऐसी चीज़ें हमने और करी है इम्प्लीमेंट, ताकि अब जितना वो कम हो जाए। नंबर 2, एज अ कंपनी हमने पिछले 5 साल के अंदर 100 करोड़ रुपए का CSR करा है, और उसके अंदर भी हमारा फोकस अक्सर यही रहता है कि रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग, हाउ डू सस्टेनेबिलिटी, और कैसे हम एक कॉमन मैन को एक पॉजिटिव सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। हमने 4 लाख लोगों की लाइफ्स को इम्पैक्ट करा है, जो हमारा सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, कई जगह हमने ऐसे करके। तो कहने का मतलब है कि एक हमारा ये कल्चर की बात है। अब हम उसको लेकर चलते हैं आगे फंड्स के अंदर। आज इंडस्ट्री में 2 तरह के थॉट्स हैं। एक है, आपने देखा काफ़ी ESG फंड लॉन्च हुए, हमने कोई ESG फंड लॉन्च नहीं करा। हमारा थॉट प्रोसेस ये है, ऐसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए कि ESG फंड ताकि आप उसकी वजह से AUM में इकट्ठा करिए। ESG को अपना एक प्रैक्टिस बनाइए, ताकि हर कंपनी जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आप उसके अंदर ESG का देखिए। सो आज हमने अपना विद इन रिसर्च टीम हर स्टेज पे हम जो कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप 100 कंपनीज, आज हमने ESG अपना सस्टेनेबिलिटी के वेरियस पैरामीटर्स डाले हैं, रेटिंग डाली है, और उसको भी डिसीजन में लिया जाता है कि एंड आगे चलकर ये मैच्योर होता रहेगा काफ़ी। बट हमने इसको काफ़ी एडवांस लेवल तक लेकर गए हैं, खाली नॉट ओनली एट द इन्वेस्टिंग कंपनीज बट विद इन द कंपनी इटसेल्फ। डे टू डे बेसिस पे हम जो करते हैं, हम ESG को बेसिस पे लेकर आए हैं। ये बात तो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ESG कैटेगरी आई तो इसकी बात स्टार्ट हुई, बट आपने बोला कि ओवरऑल आपके प्रैक्टिस में ये है। उससे भी आगे बढ़कर जब आपने बात बोले कि हम फ्लाइट बुक करते समय, ट्रैवल करते समय भी इन बातों को देखते हैं, तो रियली मीन्स आई अप्रिशिएट दिस काइंड ऑफ थॉट्स। पंकज जी, आई थिंक अभी इंडिया में ये डिस्कशन बहुत लेट आया है, लेकिन आज हमें लगता है ये आपने जो रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग की बात करी, जो पिछली जनरेशन थी वो तो निकल गई। अब जो हमारी जनरेशन अगले 20 साल 30 साल के अंदर देखेगी, ये जो चेंजेस, जो हमारे एक्शंस हैं, उसका इम्पैक्ट मिलेगा। आपने पीछे टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट पढ़ी होगी कि अगले 20 साल के अंदर मुंबई 1 से 2 फीट पानी के नीचे आ जाएगा। अभी पिछले हफ्ते श्रीनगर में स्नो हुई। तो ये जब क्लाइमेट में चेंजेस हो रहे हैं, सारे हमारे ही एक्शंस हैं। अगर आज हम अपने एक्शंस को कंट्रोल नहीं करेंगे, ये कहीं ना कहीं आगे चल के हमारे को हिट करेंगे।
सो आज हमारे को लगता है कि आज हम नॉट ओनली यहाँ पे अपनी कंपनी के अंदर इन्वेस्टिंग कंपनीज बट एम्प्लॉयज़ के बच्चे और सबको हम एजुकेट करना चाहते हैं कि हमारे वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर एक्शंस एंड आई थिंक वी शुड इंश्योर अगर हम नहीं करेंगे तो ये वी आर हेडेड फॉर अ प्रॉब्लम। नहीं, मुझे ये बात बिल्कुल कोई शक नहीं है इस बात को मानने में कि आप इतना सोचते हैं एनवायरनमेंट के बारे में या सोसाइटी के बारे में, क्योंकि कोविड-19 के दौरान भी मुझे याद है कि आपने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए थे। इवन आपने उन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी रिकग्नाइज़ किया था जिन्होंने इसमें कुछ काम किया था। तो मुझे वो याद है डेफिनेटली एंड रियली इट्स अप्रिशिएबल थिंग कि सोसाइटी के बारे में सोचना, बिकॉज इन्वेस्टिंग का जैसे आपने बोला AUM क्रिएट करना, तो देखिए कोई भी बिजनेस में है तो ये तो चाहेगा ही कि AUM बड़ा हो, बट आप कितना इन्वेस्टर्स के बारे में सोच रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मैं एक बात और आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की बात हो तो डेफिनेटली सभी कैटेगरीज की स्कीम्स हैं आपके पास में। आपने बताया कि 2 करोड़ इन्वेस्टर्स आपसे जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली मतलब इतने लोगों ने वेल्थ क्रिएट की है निप्पॉन इंडिया के थ्रू। तो एक सवाल मेरा और था कि आपकी तरफ से अगर मैं कोई ऐसे स्पेसिफिक वेल्थ क्रिएशन का मंत्र जानना चाहूँ जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे तो वो प्लीज़ बताइए। पंकज जी, आई थिंक ये जो आपने पूछा सवाल, आई थिंक ये सबसे मुश्किल सवाल है, क्योंकि इसमें जो मैं बोलूँगा वो इतना सिंपल है, सामने वाले को लगेगा ये तो मुझे मालूम है, लेकिन अक्सर इम्प्लीमेंट नहीं करते। आई थिंक वेल्थ क्रिएशन की खाली 2 या 3 चीज़ें ही हैं। एक, अपनी एक्सपेक्टेशन कंट्रोल में रखिए, आपको पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए। अक्सर हम लोग क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन गलत हो जाती है, जिसकी वजह से आपने जब भी ठीक फंड में भी डाला होता है तो आपको लगता है कि आप ठीक फंड में नहीं, उसके बाद आप रिटर्न्स को चेज़ करते करते कहीं और चले जाते हैं, आपको रिटर्न कहीं भी नहीं मिलती। सो कहने का मतलब ये है कि आप एक बारी आपने जो गोल डिसाइड कर लिया, आपको उस गोल के लिए अगर आपको अंदाज़ा आपने इक्विटी में डाला, आपको 12-15% की एक्सपेक्टेड रिटर्न है, आपको मालूम है कि वो 10 साल के 15 साल में कितना हो जाएगा। इन बिटवीन दिस पीरियड आपको कभी मार्केट अच्छा होगा, बुरा होगा, कभी फंड की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, लेकिन आपको पेशेंस रखनी होगी। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे, आपको अभी नहीं एहसास होगा बट आगे चल के होगा, आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, आप पैसा वहीं डालिए जहाँ आप समझ सकते हैं, ये आप और आपका एडवाइज़र समझ सकता है। बिकॉज कभी कभी क्या होगा कि कई नई चीज़ें आती रहेंगी, पीछे बिटकॉइन आया, कभी ऑनलाइन गैम्बलिंग आई, कभी कुछ आ जाता है, ये चीज़ें आती रहेंगी और ये बहुत फैशनेबल होती हैं। और ये चीज़ें क्या होती हैं, हमें कभी कभी टेम्प्ट कर देती हैं कि हमारा मेन चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होने को। सो इसका हमेशा कभी इन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट ना होइए। ये कई नए प्रोडक्ट्स आएंगे, ये फैशनेबल हैं लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। और तीसरी चीज़ जो मैंने पहले भी बोली, लॉन्ग टर्म में वो लंबी रेस का घोड़ा इसमें वही है जो अपना फिल इट फॉरगेट इट वाली, जो हीरो होंडा की बहुत पहले एक ऐड हुआ करती थी, आपने अपनी सिप डाली, सिप स्टार्ट करी और भूल जाइए, बीच में NAV ऊपर जाएगी नीचे जाएगी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली अगर आपको चर्चगेट से चढ़ के आपको वहाँ तक अंधेरी पहुँचना है, आपको गाड़ी में बैठने ही रहना पड़ेगा। अगर आप बीच में उतर गए तो आप अंधेरी नहीं पहुँच सकते। सो फाइनली आई वुड से जो मर्जी आप कर लीजिए, अल्टीमेटली आपको एक फाइनेंशियल एडवाइज़र चाहिए होगा। बिकॉज हर आदमी के पास अपनी डे जॉब है। आज हम सब अपनी डे जॉब के अंदर बिज़ी हो जाते हैं। ये अच्छा लगता है सुबह देख के, अखबार पढ़ी, मार्केट ऊपर गई, NAV चले गई, लेकिन अल्टीमेटली सुबह हमने जाके अगले दिन अपना काम करना है। हमने ये देखा अभी कोविड के टाइम, अपने कोविड का एग्जांपल लिया पंकज जी, क्या लाखों करोड़ों डीमैट अकाउंट खुले उस टाइम पे, सब घर के बैठते थे, वर्क फ्रॉम होम के अंदर बहुत डीमैट अकाउंट खुले, ट्रेडिंग हुई। वो ट्रेडिंग के बाद सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ आई म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आई। जब फ्री टाइम में आप लगाएंगे, ट्रेड करेंगे, अच्छा लगता है, पैसा बनाया तो आप लोगों को बताते हैं। जब ऐसा लूज़ करते हो आप चुप रहते हैं, किसी को बताते नहीं हैं, लेकिन आप एहसास करते हो ये मेरा बस का नहीं है, मुझे म्यूचुअल फंड में जाना है। सो कीप इट सिंपल, अपने कोर पे रहिए और अपने एडवाइज़र के ऊपर पूरा भरोसा रखिए। तो डेफिनेटली आपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई। कोई और बात आप इसके अलावा ऐड करना चाहेंगे? सो एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, एक कभी कभी क्या हो जाता है, ओवर डाइवर्सिफिकेशन। सो क्या हो जाता है, हमने कभी कभी ऐसे निवेशक देखे हैं जिनके पास 50 फंड्स होंगे उनके पोर्टफोलियो में। और क्या एक हमारी एडवाइस बिल्कुल जैसे पंकज जी ने कहा, आई थिंक आपको भरोसा करना पड़ेगा फंड हाउस। एक फ़ंड हाउस पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए, फिर 4 से 5 फंड हाउस आइडेंटिफाई करिए, उनकी 4 से 5 स्कीम आइडेंटिफाई करिए और आप बेसिकली एक छोटा सा अपना पोर्टफोलियो बनाइए।
ये ओवर डिवर्सिफिकेशन कहीं नहीं लेके जाता, बिकॉज हर टाइम पे क्या होगा, अगर आपके पास 20 फंड भी हो गए, 50 फंड हो गए, वो क्या हो ना, कभी आधे फंड अच्छे नहीं चलेंगे, आधे चलेंगे, एंड आप फिर उसके बाद चेस करते रहेंगे। सो और कोई भी फंड मीनिंगफुल नहीं होता आपके पोर्टफोलियो के लिए। सो एक और ये एडवाइस होगी कि 4 से 5 फंड हाउस को आइडेंटिफाई करिए, उनकी जो हर एक की स्ट्रेंथ है, उनकी स्कीम्स पकड़िए, और आई थिंक उसको फिर अपना लॉन्ग टर्म उसमें इन्वेस्ट करिए। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई और मुझे उम्मीद है कि डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स को इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपने समय निकाला हमारे लिए, इसके लिए आपका एक बार और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।